कहानी अधूरा उपन्यास। रात के 1:30 बजे ही मुशायरा ख़त्म हो चुका था और अहमद की परेशानी शुरू हो चुकी थी। उसके मन में आग बरस रही थी और बाहर पानी थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसे बार बार लाल किला याद आ रहा था। लाल किले में मुशायरा कभी भी ख़त्म हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वहाँ से उसकी उम्मीदों के कई दरवाज़े खुलते थे। हर बार वो यही सोचकर मुशायरा सुनने आता था कि शायद अब की बार मुशायरा रात भर चले। लेकिन खैर कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं होती थी। समस्या बस इतनी सी थी कि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में रात के इस पहर वो घर कैसे जाए। बस सुबह 6 बजे से पहले मिलती नहीं थी और ऑटो से जाने के पैसे होते नहीं थे। पर इस समस्या का हर बार वो नया नया हल ढूंढ लेता था। पहली बार जब वो मुशायरा सुनने गया था तो मुशायरा ख़त्म होने के बाद वो टेंट वालों के साथ ही सो गया था। दूसरी बार जब ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने लाल किले के बाहर बस स्टैंड पर बैठकर रात काट ली थी। तीसरी बार वो चांदनी चौक वाली राह पर यूं ही टहलने के मकसद से आगे बढ़ा ही था कि दाहिने हाथ पर लाजपत राय मार्केट के साथ ही एक चाय का ठीहा दिख गया। वहाँ उसके जैसे और भी लोग समय काटने के लिए चाय का सहारा ले रहे थे। चौथी बार ठंड की अधिकता ने उसे पैदल चलने पर मजबूर कर दिया, जिसका दोहरा फायदा हुआ। एक तो उसके बदन में गर्मी आ गई, दूसरे वो बिना पैसों के सवेरे तक अपने घर पहुंच गया था। लेकिन ये लाल किले की बात थी। खुदा जहन्नम में पहुंचाए उन हरामजादे दहशतगर्दों को। न लाल किले पर हमला हुआ होता, न ये तारीख़ी मुशायरा वहाँ से शिफ्ट करके इस मनहूस तालकटोरा स्टेडियम में लाया जाता। अहमद लाल किले को याद करते हुए तालकटोरा स्टेडियम को कोस रहा था। कोसे भी क्यों ना, एक तो उसके रात गुजारने की सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था और इधर पानी है कि बरसे ही जा रहा है। ऊपर से ये कमबख्त सिक्योरिटी वाले ठहरने नहीं दे रहे। चलो भाई चलते रहो, यहाँ मत खड़े होइए। क्या हो गया भाई, क्या आफत आ गई? थोड़ी देर खड़े ही तो हैं। पहले तुमने अंदर से भगा दिया, फिर वहां थे तो वहां से भी भगा दिया, अब इस छज्जे के नीचे भी। आखिर बिगड़ क्या रहा है तुम्हारा? अहमद सिक्योरिटी गार्ड पर झल्ला उठा। कुछ नहीं बिगड़ रहा बाबूजी, हम लोग मजबूर हैं, ड्यूटी का सवाल है, यहाँ किसी को रुकने का परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी वाला बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला। अहमद को अपनी झुंझलाहट पर पछतावा हुआ और उसने वहाँ से आगे बढ़कर एक घने दरख्त की ओट ले ली। लेकिन दरख्त बारिश से बचाव में उसकी कोई मदद न कर सका। अब भीगना ही उसने अपना मुकद्दर समझ लिया। इस वक्त उसे महसूस हुआ कि ठंड में ठिठुरने की जगह मिलना भी किस्मत की बात होती है। एक एक करके सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ऑटो, बस उसके सामने से गुजर गईं, लेकिन उसके घर जाने की कोई सूरत नहीं बनी। तालकटोरा स्टेडियम अब सुनसान होने लगा था। इक्का दुक्का लोग ही थे जो यहाँ वहाँ नजर आ रहे थे। शायद वो कर्मचारी होंगे। आदावर्ज है। अहमद ने इस मिमियाती आवाज़ पर पलट कर देखा तो सामने एक दुबला पतला, उमर शरीफ के लफ्ज़ों में कहें तो कुछ कुछ झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके जैसा अधेड़ शख्स नज़र आया। मटमैली सी शेरवानी, अलीगढ़ी पाजामा और सर पर गोल ऊंची टोपी, बाल कंधों पर लटकते हुए, गोरा रंग, क्लीन शेव और चेहरे पर ऐसे भाव कि किसी उस्ताद का छिनाल औरत वाला जुमला याद आ गया जो उन्होंने एक शायर की तस्वीर देखकर कहा था। नाचीज़ को पत्थर इलाहाबादी कहते हैं, आपका इसमें ग्रामी हैं? अहमद ने हैरत से पूछा। हमारा मतलब है कि हमारा नाम पत्थर इलाहाबादी है। आपका क्या नाम है मियाँ? अच्छा,
अहमद अली। अहमद ने कंधे उचकाकर कानों को ढकने की नाकाम कोशिश करते हुए लापरवाही से उत्तर दिया। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? घर क्यों नहीं गए? बस नहीं मिली? अच्छा, मुशायरा सुनने आए होंगे। पत्थर इलाहाबादी ने धड़ाधड़ प्रश्नों की बौछार कर दी। अहमद ने बिना पत्थर को देखे एक छोटा सा उत्तर चिपकाया, हाँ जी। तो आपको शायरी में दिलचस्पी है? वैसे खाली सुनने का शौक ही है या कुछ कहते भी हैं? वैसे एक मशवरा मानिएगा, यहाँ खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं। आइए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। इसी बहाने कुछ वक्त साथ काट लेंगे और एक दूसरे को जान भी लेंगे। ये कहते हुए पत्थर ने अहमद के कंधे पर हाथ रखकर चलने का दबाव बनाया और अहमद के पांव कश्मकश में आगे बढ़ गए। अहमद मन ही मन सोच रहा था कि आखिर कौन है ये नमूना। तब तक पत्थर फिर मिमियाया, जनाब आपने कोई जवाब नहीं दिया। किस बात का? अहमद ने अपनी गीली जैकेट की पॉकेट में हाथ डालते हुए पूछा। यही कि आप शायरी। अहमद ने बात काटते हुए जवाब दिया, मैं तो जी सुनने का शौकीन हूँ और हर साल सुनने आता हूँ। और हाँ, सिर्फ सुनने का शौक़ है, शेर वेर कहना अपने बस का नहीं है। अहमद के मुंह से भाप निकल रही थी। वो जेब से अपने दोनों हाथ निकालकर हथेली आपस में रगड़ने लगा। तो आपने हमें पहचाना नहीं? पत्थर की इस बात पर अहमद मन ही मन बुदबुदाया, ये कोई बड़ी तगड़ी फिल्म है यार। फिर जोर से बोला, जी नहीं पहचाना, क्योंकि आपसे कभी मैं मिला ही नहीं तो पहचानूंगा कैसे? मियाँ क्या बात कह दी आपने? हमें मुशायरे में नहीं देखा? आज के मुशायरे में भी तो स्टेज पर थे हम। आज के मुशायरे में? कहाँ, मैंने तो नहीं देखा। आप देर से आए होंगे शायद। हमने बिल्कुल शुरू में अपना कलाम पढ़ लिया था। जी लेकिन मैं तो शुरू होने से पहले ही आ गया था। आपने खातूने मशरिक, पाकीज़ा आंचल, खूबसूरत अंदाज, इन रिसालों को पढ़ा है कभी? पुरानी बात को अधूरा छोड़कर ये नया सवाल दागा था पत्थर ने। अहमद चिढ़ते हुए बोला, जी कभी कभार पढ़ लेता हूँ। तो आपने पढ़ा नहीं? सब में मुसलसल नाचीज़ का कलाम छपता रहता है। नाचीज़ कौन? अहमद ने हैरत से पूछा। मियाँ आप भी निरे बौड़म हैं, शेर व शायरी से रग़बत है और अदबी गुफ्तगू से वाकिफ़ ही नहीं है। अमा अदब में जब अपने लिए कोई बात कहना हो तो खाकसार या नाचीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। यही अदब का तकाज़ा भी है और असातिज़ा की ज़बान भी यही है। अहमद अपनी अज्ञानता को जानता था, इसलिए चुपचाप पत्थर की बातें सुनने और समझने की कोशिश करता रहा। उसे न जाने क्यों पत्थर संदेहास्पद नजर आने लगा। उसकी बातों के सारे सिरे कहीं के कहीं जुड़ जाते थे। वो शायर है और अगर आज वो मुशायरे में था तो मुझे क्यों नहीं दिखा? पत्थर अपनी बात जारी रखे हुए था। मियाँ इस वक्त के हिंदुस्तान के अहम शायरों में खाकसार का शुमार होता है। हिंदुस्तान ही क्यों, बैरूनी मुल्क में भी बड़े एहतराम के साथ सुना जाता है खाकसार को। मुल्क का ऐसा कोई रिसाला नहीं जो नाचीज़ के कलाम के बग़ैर शाया हो जाए। अहमद कम पढ़ा लिखा था, लेकिन वो कुछ उर्दू पत्रिकाएं कभी कभी उर्दू सीखने की गरज से पढ़ लिया करता था और गज़लों में तो उसकी खासी दिलचस्पी थी। लेकिन फिर भी उसने कभी पत्थर इलाहाबादी नाम न पढ़ा न सुना। पत्थर जारी था, मैं कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सच्चाई है कि आप बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं जो इतने वक्त से। अहमद को न जाने क्यों सरफरोश फिल्म का नसीरुद्दीन शाह द्वारा निभाया गया गज़ल गायक का किरदार याद आ गया और पत्थर पर उसका संदेह बढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो चलते चलते पत्थर के साथ कहाँ आ गया है और आगे कहाँ और क्यों जा रहा है। बारिश तो लगभग बंद हो चुकी थी और फिज़ा में कोहरा बढ़ रहा था। पत्थर बोला, मियाँ ज़रा ठहरिए, सामने मेडिकल खुला है, मैं ज़रा एक दवा लेकर अभी हाजिर हुआ। अहमद पत्थर के पीछे पीछे चलकर मेडिकल स्टोर से ज़रा पहले ठहर गया। पत्थर ने मेडिकल वाले से कहा, आदाब मियाँ, नाचीज़ को पत्थर इलाहाबादी कहते हैं।
मेडिकल वाला एक सफ़ेद लोई ओढ़े हुए बैठा था। वो बिना किसी प्रतिक्रिया के पत्थर की बातें सुनता रहा। आपने सुना होगा कि आज तालकटोरा में एक मुशायरा था, तो हुआ कुछ यूँ कि खाकसार को भी उसमें शिरकत का शरफ हासिल हुआ। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपके पास कफ सिरप हो तो इनायत कीजिए। मेडिकल वाला बोलता है, आपको क्या चाहिए चचा? वही तो अर्ज़ किया अभी कि कफ सिरप। मेडिकल वाला एक शीशी अलमारी से उठाकर काउंटर पर रखते हुए 20 रुपये। पत्थर ने पैसे देकर शीशी जेब के हवाले की और अहमद की सिमत बढ़ा। अहमद ने सोचा, इस आदमी से पीछा छुड़ाकर यहीं मेडिकल स्टोर के पास ही रुक जाना अधिक सुरक्षित है। पता नहीं ये कौन हो, क्या हो, खुदा न खास्ता सरफरोश वाले गज़ल गायक की तरह आतंकवादी हुआ तो। और जैसे ही पत्थर करीब आया, अहमद ने कहा, चचा आपको जहाँ जाना हो जाइए, मैं यहीं मेडिकल वाले के पास ही रुकूंगा। अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, फिर घर चला जाऊंगा। पत्थर ने फिर उसके कंधे पर हाथ का दबाव बनाते हुए उसे आगे बढ़ाया। यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है मियाँ, अभी सुबह होने में बहुत वक्त है। चलते रहिएगा तो जिस्म में गर्माहट रहेगी, कहीं बैठे तो अकड़ जाइएगा। वैसे आपका घर है कहाँ? मेरा अपना घर नहीं है, मैं त्रिलोकपुरी में किराए पर रहता हूँ, अहमद ने दो टूक जवाब दिया। पत्थर उछल पड़ा और जेब से शीशी निकालकर सारा कफ सिरप एक ही बार में पी गया और फिर रोड के किनारे शीशी फेंकते हुए बोला, ये तो और अच्छी बात हुई, मुझे नोएडा जाना है, साथ ही चलेंगे दोनों। पहले एक कप चाय आपके साथ आपके घर, उसके बाद होगा आगे का सफ़र। इसी बहाने आपका घर भी देख लेंगे, क्या ही उम्दा बात होगी। वाह! अहमद की जान सूख गई। कहाँ वो इस मुसीबत से जान छुड़ाना चाहता था, कहाँ ये मुसीबत घर में दाखिले का इरादा कर चुकी थी। उफ़, क्या करे, कैसे बचे अब? या तो ये कोई पागल है या फिर पक्का सरफरोश वाला। वो तमाम तरह की उधेड़ बुन में था। इतने में चलते चलते गुरुद्वारा बंगला साहिब दिख गया। अहमद को अब कुछ कुछ रास्ता समझ आने लगा था। पत्थर फिर उबला, आइए मियाँ, समझिए कि इंतज़ाम हो गया। कैसा इंतज़ाम? अहमद ने पूछा। मियाँ आइए तो सही, कहते हुए पत्थर अहमद का हाथ खींचता हुआ गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर पहली मंजिल पे जाती हुई सीढ़ियाँ नजर आईं। पत्थर बंदर की तरह उछल उछल कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और पलट पलट कर अहमद को हाथों के इशारे से जल्द ऊपर आने को कहता हुआ खुद ऊपर पहुँच गया। इतने में अहमद भी आ गया। वहाँ दीवार के कोने में टेबल कुर्सी डाले हुए एक सरदार जी गठरी बने बैठे थे। नीचे फर्श पर मुसाफिर नुमा तमाम लोग कंबल ओढ़े सो रहे थे। पत्थर ने इधर उधर एक नज़र दौड़ाई, फिर सरदार जी की तरफ गर्मजोशी से बढ़ा। आदाब अर्ज़ है सरदार साहब। सत श्री अकाल जी, आदाब जी। नाचीज़ को पत्थर इलाहाबादी कहते हैं। आज तालकटोरा में एक मुशायरा था, सो खाकसार को भी कलाम पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। अच्छा जी, अच्छा जी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहमद की तरफ इशारा करते हुए, हम दोनों अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ देर यहीं रुक जाएं। रुक जाओ जी, रुक जाओ जी, सरदार ने कहा। बहुत शुक्रिया हुजूर, एक छोटी सी गुजारिश थी। 10 जी, 10। अगर एक कंबल मिल जाता तो हम दोनों 100 रुपये जमा करा दो जी, कंबल मिल जाएगा। जदों तुसी कंबल वापस करोगे पैसे वापस मिल जाएंगे। पत्थर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद रेलिंग से पीठ टिकाए फर्श पर बिछी दरी पर सिकुड़ कर बैठ गया था। अहमद ने कहा, मेरे पास नहीं है पैसे। पत्थर सरदार से बोला, खैर सरदार साहब, ज़रा देर की तो बात है, हम यूं ही बैठकर वक्त काट लेंगे। कोई गल नहीं जी, आराम नाल बैठो तुसी। जी शुक्रिया। पत्थर अहमद के पास वापस जाकर बैठ गया और उसकी ज़ुबान फिर चल पड़ी। सरदार लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, कमाल के मोहब्बती और मेहमान नवाज। हम तो अक्सर पंजाब जाते हैं मियाँ। खैर, जाने की भी क्या ज़रूरत है, अब तो हर शहर में एक छोटा सा पंजाब मिल जाएगा
बल्कि कई शहरों में बड़ा बड़ा पंजाब मिल जाता है। पत्थर बोलते बोलते जमाई लेने लगा था। उसकी जमाई पर बगल में सोए मुसाफिर ने कुनमुनाते हुए गर्दन कंबल से बाहर निकाली। पत्थर: माफ़ कीजिएगा हुजूर, अगर हमारे सबब आपकी नींद में खलल पहुंचा हो। मुसाफिर को जैसे कुछ भी समझ ना आया हो, वो करवट बदलकर दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। मुसाफिर के करवट लेने से उसके कंबल में थोड़ी सी जगह बन गई। पत्थर ने झटपट अपनी दोनों पतली पतली टांगें फैलाकर कंबल में घुसेड़ दी और अहमद से कहा, आप भी आ जाइए मियाँ ज़रा। और ये कहते हुए उसे फिर जम्हाई आने लगी। इस बार उसका मुंह ठीक सामने होने की वजह से पत्थर की सांसें अहमद के नथनों से टकराईं और शराब की सी गंध से उसका जी खराब हो गया। उसने मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। पत्थर ने फोर्स भी नहीं किया और आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर पसर गया। अब उस पर नींद का जादू छाने लगा था। ज़बान अब भी चल रही थी, मगर लड़खड़ाते हुए। जानते हैं मियाँ, सुबह जब मैं आपके घर चलूँगा तब आपको अपनी ज़िंदगी के पथरीले और सियाह रास्तों की सैर कराऊँगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े फिल्मी सितारों के साथ छोटे छोटे काम किए हैं। 5000 से ज़्यादा गाने लिखे, कितनी ही स्क्रिप्टें लिखी हैं। बरसों से मुंबई में हूँ, अब तक शादी नहीं की। अपना सरमाया अदब और सिनेमा में झोंक दिया। पता है शादी क्यों नहीं की मियाँ? बस वो एक मौका मिल जाए जिससे कि ज़िंदगी में कुछ ठहराव पैदा हो। कामयाबी ही वो मौका अता करेगी। मैं जिस दिन कामयाब हो गया, शादी भी करूँगा और बच्चे भी। तुम आना ज़रूर मियाँ मेरी शादी में। कुछ देर खामोशी रही। अहमद को लगा पत्थर सो गया, लेकिन पत्थर की ज़ुबान फिर लड़खड़ाई। जानते हैं मियाँ, हज़ारों गज़लें कहीं मैंने, लेकिन आज तक मजमुआ शाया नहीं करवाया। करवाऊँगा, पहले इस्टेब्लिश हो जाऊँ, फिर ये काम भी करूँगा। पर हाँ, तुम्हें ज़रूर सुनाऊँगा गज़लें। तुम सच्चे सामीन हो, आजकल तुम जैसे। पत्थर फिर खामोश हो गया। अहमद बुत बना कुछ देर यूं ही बैठा रहा। जब बड़ी देर तक पत्थर कुछ नहीं बोला तो उसे लगा कि इससे पीछा छुड़ाने का यही बेहतर मौका है। अहमद ने सरदार जी की तरफ एक नज़र देखा। सरदार जी कुर्सी पर बैठे बैठे जम्हाई ले रहे थे। अहमद धीरे धीरे ये सोचते हुए उठ खड़ा हुआ कि अगर पत्थर ने कुछ पूछा तो वो कह देगा कि सूसू करने जा रहा है। अहमद ने खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई की आड़ में हालात का जायज़ा लिया। कहीं कोई हलचल नहीं। पत्थर खामोश था। उसने बिल्ली के पंजों की तरह अपने कदम आगे बढ़ाए और सीढ़ी पर पहुंचते ही बिजली की रफ्तार से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही सामने पेशाब घर की तरफ गया और फिर बाहर निकलकर ऊपर नज़र दौड़ाता हुआ गुरुद्वारे के उस तरफ बढ़ गया जहां ताज़ा गर्मा गर्म हलवा बंट रहा था। अहमद हलवा लेकर बाहर निकला। उसने एक नज़र फिर ऊपर की तरफ देखा। पत्थर की कहीं कोई सुगबुगाहट न थी। वो जी ही जी में खुशी से बुदबुदाया, लगता है मुसीबत को नींद आ गई। पल भर के लिए सर्दी का सारा एहसास फुर्र हो गया। वो कुलांचे मारता हुआ गुरुद्वारे से बाहर जाना चाहता था, लेकिन इधर उधर लोगों को देखकर वो खामोशी से वाहेगुरु जी का शुक्रिया कहता हुआ बाहर आ गया। गेट पर उसने एक व्यक्ति से बस स्टैंड का रास्ता पूछा। व्यक्ति ने हाथ के इशारे से रास्ता बताया। अगले ही पल अहमद बस स्टैंड के बोर्ड को दूर ही से पढ़ने की कोशिश करता हुआ बढ़ रहा था। उसने बोर्ड पर 378 नंबर लिखा देखा तो कुछ राहत की सांस ली। वो बस स्टैंड के बिल्कुल करीब आ गया। उसे थोड़ी तसल्ली हुई
कि पहले से 4 लोग बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। अब भी अहमद को ये डर सता रहा था कि कहीं पत्थर उसे ढूंढता हुआ फिर ना आ जाए। वो गुरुद्वारे की तरफ देखता हुआ बस स्टैंड में लगे लोहे की पाइप से अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। अबे भौंसड़ी के दांत न चियारो। अहमद ने पलटकर गौर से देखा। एक अधेड़ उम्र का मैला कुचैला सा व्यक्ति अपने साथ बैठे व्यक्ति पर खफा था। साथ वाला व्यक्ति एक छोटा सा रेडियो कान पर सटाए रेडियो का वॉल्यूम तेज करता हुआ इस अधेड़ की बात को मुस्कुराकर टाल रहा था। उसके बगल में बैठे 2 लड़के खी खी हंस रहे थे। अधेड़ ने गंदा सा जैकेट पहना हुआ था। रेडियो वाला व्यक्ति कंबल और कंटोप में अपने आप को कैद किए हुए था। बाकी दोनों लड़के शायद स्वेटर जैसा कुछ पहने हुए थे। बस स्टैंड पर अंधेरा था, इसलिए अहमद को उनका हुलिया साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वो बस रेडियो के स्वर में मिश्रित होती आवाज़ सुन पा रहा था। रेडियो की तेज आवाज़ और दोनों लड़कों की खी खी पर अधेड़ और चिढ़ गया। ससुर के नाच जब ठा ऐसे चूतर पर गोली चली न, तभी खी खी न चली हुआ, समझो। जान प्यारी है तो मान जाओ। अब वहीं तू लोग दुनिया ना ही देखे हो, यही से हमार कुल बात मजाक लागत होए। जहिया पाले पर जइबो वह ससुरन के, वह दिन अकिल काम न करी। ओए बकचोदी बंद कर ले बुढ़े, कुछ ना होता, चुपचाप गाना सुन। रेडियो वाला व्यक्ति बोला। बगल वाले दोनों लड़के फिर खीखी कर कोरस में हंसने लगे। अहमद सुनकर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर माजरा क्या है। अधेड़ बिदकता हुआ अहमद की ओर मुखातिब हुआ। अच्छा तुम ही बताओ भैया, तुम पढ़े लिखे जान परत हो। अब वहीं 26 जनवरी के चलते मिलिट्री और पुलिस दुनहुन का ये एरिया में कितना सख्त पहरा है कि नहीं? हाँ पहरा तो है, लेकिन बात क्या है? रेडियो वाला रेडियो की आवाज़ कम करते हुए बोला। अरे बात कुछ ना है भाई साहब, आप अपना काम करो, बुढ़ा पागल हो गया यूं। और रेडियो की आवाज़ बढ़ा ली। बगल वाले फिर कोरस में हंसने लगे। अधेड़ फिर भड़कते हुए अहमद की तरफ रुख करके, देखो भैया ये हैं आजकल के लवंडी, मरे का इतना शौक है तो मरो भौसड़ी के। हमार तो जैसे तैसे पार हो गई, लेकिन तू लोग रामदेव कुत्ता को मऊत मारा जाबो। कौनो दिन आतंकवादी बताए ठोक दी हैं तो परा रहो मुहबाई के। वह दिन रेडियो कामे न आई। रेडियो बंद करते हुए रेडियो वाला खींच कर बोला, ओए चुप कर ढैण के डैश डैश डैश। बुढ़े साड़े तू अभी क्यों मारी लाश उठाना चाह रहा? बोल तो दी तुझे, इब ना जाऊंगा, चाहे सुसरी पैंट में को टट्टी हो जा, पर उधर ना जाऊंगा। इब लिख के दूं के? चाय ले लो रे। बस स्टॉप से कुछ दूर दीवार से लगी झोपड़ी नुमा जगह से एक महिला की आवाज आई, आजा चल चा पी ले। कहकर रेडियो वाला चल पड़ा। दोनों कोरस वाले लड़के भी उसके साथ चल पड़े। अहमद ने फिर अधेड़ से पूछा, हुआ क्या चाचा? अधेड़ बड़ी नरमी से समझाते हुए बोला, देखो बेटा, बात ये है कि 26 जनवरी के समय नगीचे है। अई बाबू साहब, हऊ वहाँ सामने देखा था वो इलाका में मैदान होए गए रहन। अब तुम ही बताओ, पुलिस वाला आतंकवादी बताए मार देता हो, तनी भर में खेला खत्म हो जाए। गलत कहा तो बतावा। भाषा पूरी तरह समझ में न आने के बावजूद अनुमान से अहमद को सारा माजरा समझ में आ रहा था। अधेड़ की चिंता एक पिता की चिंता सी थी। बात तो सही है आपकी। वैसे आप लोग करते क्या हैं? अहमद ने उत्सुकतावश पूछा। जवन मिल जाए वह कह लिया जात है बाबू। मतलब आप लोग मजदूर हैं? जब काम मिल जाए तो मजूर, नाहित भिखारी। अहमद को कुछ समझ नहीं आया। आज सब कुछ रहस्यमयी ही हो रहा था। उधर पत्थर इलाहाबादी और अब ये। खैर, बस ना आने तक समय तो काटना था।
अहमद ने बात आगे बढ़ाई। आप रहते कहाँ हैं? जहाँ जगह मिल जाए, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, और अगर पुलिस वाला लोग मार के न भगावे तो कौनो फुटपाथ। अहमद ने हैरत से पूछा। मैं कुछ समझा नहीं चाचा। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कौन हैं, आपका घर कहाँ है? हम लोग कौन हैं? कहा करी हो जान के? ए बच्चा, हम लोग पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान। वो देखे हो रेडियो वाला लड़का? वो अपने घर का राजा रहन, अपने खानदान का इकलौता वारिस, BA MA पास। समय एक करवट बदलीस तो हमरे लोग के संगरी आज भिखारी बना बैठा हैं। आजो उनके पटीदार लोग का खबर मिल जाए तो 1 मिनट में गोली मरवाए दें। सहारनपुर घर होए उनकर। आहू लोग का देखे रहो ना, एक लड़का वहाँ गढ़वाल से है, दूसरा नेपाल से। हमका देखो, हम गोंडा से हन। औरत जौन चाह खाती बोलाइस है वो यहीं पुरानी दिल्ली का होए। इतना नाई बचवा और बहुत लोग हुए, कहाँ तक गिनाई। इनके गिनती जनगणना विभागों के लगे न पैबो। कहा न तुमसे पूरा हिंदुस्तान, सरकारी खाता से बाहर का हिंदुस्तान। और बुड्ढे चाय ठंडी हो रही, फिर गर्म ना होगी, आजा। रेडियो वाले की आवाज आई। चलो आओ चाय पी लो, अधेड़ ने अहमद से कहा। नहीं आप लोग पीजिए, मेरी बस आने वाली है। अरे पी लो, बस आई तो चला जाओ, आओ। अहमद न चाहते हुए भी अधेड़ के पीछे चल पड़ा। ये औरत जब दिल्ली की ही है तो यहाँ क्यों रहती है, अपने घर क्यों नहीं जाती? अहमद ने चलते चलते अधेड़ से पूछा। जवाब बहुत कठिन है बेटा, सवाल न पूछो। एक एक आदमी का कहानी सुने खातिर 1-1 महीना कम पड़ जाई। चलो पटाई मार के चाय पियो और अपने घरे जाओ। अहमद चुप होकर चल पड़ा। अधेड़ झोपड़ी नुमा दड़बे में घुसकर 2 गंदे से कप में चाय ले आया। एक खुद ली और एक अहमद की तरफ बढ़ाया। अंदर आजा, बैठकर पी ले आराम से। अंदर से महिला की आवाज आई। इतने में 378 नंबर बस आती दिखी। अहमद ने चाय तेजी से सुड़की और कप रखकर बस की तरफ लपका। अच्छा चाचा शुक्रिया, बस आ गई, चलता हूं। संभाल के जाओ, हड़बड़ाओ मत, ध्यान से। हाँ। अहमद लपक कर बस में सवार हो गया। टिकट कटाकर वो सीट पर बैठा सोचने लगा कि ये रात थी या कोई अधूरा उपन्यास। उसे पीछे छूटे सारे किरदार याद आ रहे थे, लेकिन सब के सब अधूरे। वो सोचता जा रहा था और अजीब से खालीपन से भरता जा रहा था। अहमद को मुशायरे के अलावा मुशायरे की रिपोर्ट भी पढ़ने का शौक था। अगले दिन चाय की दुकान पर अहमद ने अखबार के पन्ने खोले तो दिल्ली की खबरों वाले पृष्ठ पर एक छोटी सी खबर उसे पत्थर के चोट की तरह लगी। गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। प्रारंभिक जांच में उसकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उसका नाम कमल किशोर था और वो पत्थर इलाहाबादी के नाम से लेखन कार्य करता था। उसने सिनेमा और साहित्य में बरसों संघर्ष किया, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। संभवतः इसी कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। डैश डैश डैश। अहमद को जैसे लकवा मार गया हो। उसने खबर आगे नहीं पढ़ी। पत्थर का चेहरा उसकी आंखों के आगे नाचने लगा और वो पत्थर बना काफ़ी देर वहीं बैठा रहा। लाल किले का तारीख़ी मुशायरा अगले साल से वापस लाल किले में लौट आया, लेकिन अहमद ने फिर कभी मुशायरा सुनने जाने का ख्याल ही नहीं किया। शुक्रिया।